तो वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है उसको फर्स्ट फॉर्म के अंदर आईएनजी अगर जैसे हम जोड़ते हैं तो आईएनजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ कुछ में डबल आ जाते हैं वर्ड्स। अब जैसे यहाँ पे मीट है, मीट की आईएनजी फॉर्म बनेगी MEET मीट, और पीछे जोड़ देंगे आईएनजी बन जाएगा मीटिंग। से का है SAY, से फर्स्ट फॉर्म है, उसके पीछे आईएनजी जोड़ देंगे तो सेन बन जाएगा। हियर है HEAR और आईएनजी जोड़ देंगे तो हियरिंग बन जाएगा। लिसन है LISTENING लिसनिंग, इस तरीके से। और ईडी जोड़ने पर लिसन की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये सब वर्ब की फॉर्म है, हमको पता रहनी चाहिए। कभी भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब है हमेशा सेकंड नंबर पे वगैरह हो सकती है। जैसे वर्ब का यूज इस तरीके से होता है, जैसे गो देयर, ये कोई ऑर्डर है, गो देयर वहां जाओ, ठीक है। अब कम हियर, यहाँ आओ, ये भी एक ऑर्डर है। ये फर्स्ट फॉर्म वगैरह से सेंटेंस चालू हो जाते हैं। तो अलग अलग ग्रामर होती है, जैसे टेंस वगैरह होते हैं जिसमें अलग अलग टेंस में अलग अलग फॉर्म काम में रहती है। तो जो टेंस सीखेंगे उस समय उसकी जानकारी अपन को, वर्ब की पूरी जानकारी उस समय हमको मिलेगी। वर्ब का यूज ज़्यादा से हम टेंस में सीखते हैं। सेंटेंस अगर हम लिखते हैं तो सेंटेंस में वर्ब कहाँ है ये हमको पता रहना चाहिए। ज़्यादातर सेंटेंस में सेकंड नंबर पे वर्ब हुआ करते हैं, जैसे कि ही गेव मी अ बुक। अब इसमें वर्ब का है सेकंड नंबर, ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, और ये जो है वो वर्ब है। अब कौन सी फॉर्म है इसकी, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो ये नॉलेज होने पर ही पता चलेगा कि वर्ब ये है। अक्सर वर्ब हम दूसरे नंबर पे आती है सेंटेंस में। ऐसा एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, द अर्थ मूव राउंड द सन। सूरज जो है उसके चारों तरफ धरती चक्कर काटती है। तो ये तो सब्जेक्ट हो गया पूरा, द अर्थ। अब यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं है कि सेकंड नंबर पे है वही वर्ब है, समझना पड़ेगा। सब्जेक्ट है और ये सेकंड नंबर पे जो है वो वर्ब है। ये सब्जेक्ट के ठीक बाद में वर्ब आती है, और वर्ब के बाद तो सेंटेंस का और भी कुछ हिस्सा आ सकता है। अगर वर्ब नहीं होती किसी सेंटेंस में तो वो सेंटेंस ही पूरा नहीं बनता है। बिना वर्ब का कभी सेंटेंस बना ही नहीं सकते। एक अकेली वर्ब इतनी पावरफुल होती है कि वो एक सेंटेंस बना सकती है। जैसे किसी किसी इंसान के सामने आपने बोला गो, उसका मतलब होता है जाओ। तो वर्ब सेंटेंस का सोल है, आत्मा है। बिना वर्ब से सेंटेंस नहीं बनता। तो वर्ब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वी शुड नो अप्रॉक्सीमेटली 150 वर्ब्स, कम से कम 150 वर्ब तो हमको शुरू शुरू में याद होनी चाहिए अगर अपन बेसिक लर्नर हैं इंग्लिश के तो। और बहुत अच्छे से इंग्लिश को कवर करने के लिए यू हैव टू मेमोराइज अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 500 एक्शन वर्ड्स। 500 से ज़्यादा एक्शन वर्ड्स याद करोगे तो बहुत अच्छी इंग्लिश आपकी हो सकती है। बट बेसिकली 150 को मेमोराइज कर सकते हैं आप, जो भी आपकी बुक्स वगैरह में अवेलेबल होती है, नेट वगैरह से भी आप नोट कर सकते हैं वर्ब की फॉर्म्स और वर्ब साइन। उसके बाद तो इस तरीके से वर्ब है वो सेंटेंस के अंदर इंपॉर्टेंट होती है, और सेंटेंस में वर्ब कहाँ लिखी है वो हमको पहचान में आना चाहिए। वर्ब के बाद अब हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब। चौथा नंबर का, पांचवें नंबर का सेंटेंस है ADVERB। एडवर्ब का हिंदी मतलब होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण मतलब एक्शन कैसे चल रही है उसके बारे में बताने वाले शब्द। ही sang a song। he sang a song तो सेंटेंस हो गया। ही तो सब्जेक्ट हो गया, sang वर्ब हो गई, a sang ऑब्जेक्ट हो गया। he sang a song in the evening। उसने गाना गाया लेकिन कब गाया, शाम को गाया। तो कोई काम हो रहा है वो कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है,
ये बताने वाले शब्दों को हम एडजेक्टिव बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। तो ये गाना गाया, लेकिन कब गाया, तो वो उसका एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं इसको। ये जो है वो हमारे ADVERB, एडवर्ब ऑफ टाइम, ये काम कब हुआ। तो एडवर्ब बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ MANNER, मैनर, दूसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस, तीसरा एडवर्ब ऑफ टाइम, MPT बोलते हैं इसको, MPT, एडवर्ब ऑफ मैनर प्लेस एंड टाइम, शॉर्ट में इसका नाम है MPT, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम। ये काम कब हुआ, सॉरी कहाँ कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ। अब उसके अलावा और भी एडवर्ब होते हैं, बताना। फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY, इन फ्रीक्वेंसी का मतलब है कितनी बार, कोई काम कितनी बार हुआ, ये भी एडवर्ब है। तो इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही सेंग अ सॉन्ग, उसने गाया गाना, कब, शाम को। या टुडे हो सकता है, वो एक वर्ड का हो गया, ये फ्रेजल फ्रेज में हो गया। जैसे ही सेंग, उसने गाना गाया, कैसे गाया, वेल, अच्छा गाया, तो ये तो हो गया मैनर। ही सेंग टुडे, अगर अपन न्यू लिखा तो उसने आज गाया, तो टाइम हो गया। ही सेंग इन द गार्डन, तो ये प्लेस हो गया। ही ऑलवेज सेंग, अगर अपन न्यू लिख दें, ही ऑलवेज सेंग, उसने हमेशा गाया, तो ऑलवेज है वो फ्रीक्वेंसी हो गया, कितनी बार की, FREQUENCY, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अगर ही सेंग के साथ में आप इसको जोड़ दो तो ये मैनर हो गया, मैनर, कैसे गाया, तो अच्छा गाया। अगर आप ही सेंग के साथ इसको जोड़ दो, ही सेंग टुडे, उसने आज गाया, तो ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। ही सेंग के साथ अगर आप ये जोड़ दो इन द गार्डन, तो बन जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ही सेंग वेल, उसने अच्छा गाना गाया, ही सेंग टुडे, उसने आज गाना गाया, ही सेंग इन द गार्डन, उसने गार्डन में गाना गाया। ही ऑलवेज सेंग, वो उसने हमेशा गाना गाया, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया। इसको तीनों को मिलाकर भी हम मिक्स भी लिख सकते हैं, ये सेंटेंस भी बनेगा। ही मैनर प्लेस टाइम, मिक्स करते देखो। ही सेंग वेल, उसने अच्छा गाया, कब, टुडे, आज, कब, कहाँ पे, इन द गार्डन। ही सेंग वेल टुडे इन द गार्डन, उसने आज अच्छा गाया, कहाँ पे गाया, गार्डन में। तो मैनर प्लेस ऑफ टाइम, सबसे पहले तो काम करने का तरीका आएगा, फिर किस जगह पर, अच्छा पहले मैनर, फिर प्लेस आएगा, फिर टाइम आएगा। ही सेंग वेल इन द गार्डन टुडे, टुडे को आप चाहो तो पहले भी लगा सकते हो। तो सेंटेंस अच्छे से जमा कर हम ऐसे लिख सकते हैं, मैं आपको लिख के बता देता हूँ। इस सेंटेंस में चाहो तो तुम अलग अलग लिख दो, ही सेंग वेल, उसने अच्छा गाया, ठीक है। दूसरा सेंटेंस, ही सेंग टुडे, उसने आज गाया, ही सेंग इन द गार्डन, उसने आज गार्डन में गाया। आप चाहते हो तीनों को मिला के लिखना है, तो एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा जिसके अंदर उसको लिखने का तरीका में मैनर, प्लेस, फिर टाइम, इसको क्रम से लगाना पड़ेगा। ही सेंग वेल इन द गार्डन टुडे, उसने अच्छा गाया, पार्क में गया, आज गया। तो ये हो गया एडवर्ब, काम करने का तरीका। इसको नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। इसके बाद मैं अगला टॉपिक आपको बताने वाला हूँ, जो है प्रीपोजिशन। इसको शॉर्ट में हम बता रहे हैं ताकि जो बच्चे ऐसे हों या जो लर्नर फास्ट लर्नर करना चाहते हो, इन टॉपिक्स को जल्दी से सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो से फटाफट भी सीख सकते हैं। बाकी डिटेल वीडियो पहले से ही इस चैनल पे अपलोडेड है, आप पूरे चैनल की वीडियोस को ओपन करके या सर्च करके उसमें जरूर देख सकते हैं। नोट कीजिएगा एक बार। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रीपोजिशन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है PREPOSIPIO। प्रीपोजिशन शब्द से पता चलता है कि पोजीशन शो करता है, स्थान, कि कोई भी चीज कहाँ पड़ी है, आगे है कि पीछे है, ऊपर है कि नीचे है, राइट में है कि लेफ्ट में है, दो के बीच में है कि दो से ज़्यादा के बीच में है। इन सब के लिए जो डिसाइड करने की टेक्निक है वो प्रीपोजिशन है, कि कोई भी चीज कहाँ पर है ये बताने वाले वर्ड प्रीपोजिशन कहलाते हैं। जैसे कि अगर कोई वस्तु किसी चीज के अंदर है पहले से तो इसको इन बोलेंगे अपन, लेकिन बाहर से अंदर जा रही है तो उसको बोलेंगे इनटू। जैसे ही इज इन द रूम, वह कमरे के अंदर है, इन, लेकिन वह कमरे के अंदर जा रहा है। ही इज गोइंग इनटू द रूम, वह कमरे के अंदर जा रहा है। तो ये इनटू मतलब बाहर से अंदर जाना है। जैसे एक गिलास है, गिलास में कोई दूध डाल रहे हैं तो इनटू कहलाएगा, मोशन, गति होती है इसमें। लेकिन एक गिलास में दूध पहले से भरा हुआ है तो वो इन कहलाएगा। तो ये इन और इनटू में डिफरेंस है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं। आफ्टर है, बिफोर है। आफ्टर का मतलब कोई भी चीज के पहले है, बिफोर का मतलब कोई भी चीज पहले, आफ्टर मतलब किसी के बाद में। जैसे ही एक और प्रीपोजिशन है, जैसे ये ऑन, मतलब किसी के ऊपर कोई चीज पड़ी है तो ऑन, और किसी के नीचे पड़ी है तो UNDER, अंडर। लेकिन ऑन के अंदर एक चीज होती है कि वो उसको टच कर रही होती है, किसी की सरफेस से टच करती हुई कोई चीज है तो ऑन कहना चाहिए। लेकिन कोई चीज ऊपर ऐसी जो लटका रखी है, मान लीजिए ये कोई गिलास है, लेकिन ये इस टेबल के ऊपर लटका रखा है, किसी से बांध के लटका रखा है, तो वो ओवर कहलाएगा, OVER। ओवर का मतलब कोई भी चीज किसी के ऊपर है लेकिन लटक रही है। जैसे कि छत पे पंखा लटक रहा है, हमारे ऊपर छत है, हमारे ऊपर लाइट है, तो ओवर कहलाता है वो। और जैसे कोई टेबल कुर्सी वगैरह के नीचे बिल्ली बैठी हुई है या शूज है, बिल्ली और शूज, इसका चित्र अपन ऐसा करते हैं, बॉक्स कर देते हैं सबसे बढ़िया। जैसे एक बॉक्स पड़ा है तो ये बॉक्स इज अंडर द टेबल, ऐसे लिख सकते हैं, द बॉक्स इज अंडर द टेबल। बॉक्स है वो टेबल के नीचे है। जैसे ग्लास है, अब पंखी, मान लीजिए ग्लास लटक रहा है इस टेबल पे, तो GLASS, ग्लास इज ओवर द टेबल। ग्लास है वो टेबल के ऊपर है। लेकिन कोई एक ऐसी चीज है, मान लीजिए बुक है, ये बुक है, बुक है वो टेबल के ऊपर है, तो ये बोलेंगे बुक इज ऑन द टेबल। ऑन का मतलब किसी के ऊपर होना, अंडर मतलब किसी के ठीक नीचे, और ढका हुआ। अंडर का मतलब क्या होता है, ढका, इसके नीचे है। जैसे कोई भी इंसान है वो पेड़ के नीचे खड़ा है, पेड़ के नीचे खड़ा है तो अंडर कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये इंसान खड़ा है, ये पेड़ है और ये नीचे खड़ा है, तो ये अंडर कहलाएगा, UNDER, अंडर द ट्री कहलाएगा। या कोई इंसान ऐसा है जो ये छतरी है और छतरी के नीचे खड़ा है, ये इंसान छतरी के नीचे खड़ा है, तो ये अंडर द अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला उसके क्या हुए, ओवर। ही इज अंडर द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला इज ओवर ही। छतरी उसके ऊपर है और वो छतरी के नीचे सेफ है, ऊपर कवर्ड है, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन, जैसे इनटू मतलब बाहर से अंदर की तरफ जाना, इन मतलब पहले से अंदर होना, पेड़ वगैरह के नीचे खड़ा है तो अंडर है, किसी के ऊपर कोई चीज पड़ी है तो ऑन है, किसी के नीचे कोई चीज है, जैसे टेबल के नीचे है, छतरी के नीचे है, पेड़ के नीचे है, तो अंडर है। अगर कोई चीज हमारे ऊपर लटक रही है,
टूटने पर सिर पे गिर सकती है, इसी कंडीशन में हम बोलेंगे वो हमारे ओवर है। ठीक है, अब एक और चीज़ है, जैसे कि हमारा नाम लिखा है यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा राम मोहन SHYAM श्याम, तो ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया। एक नाम ऊपर है, दूसरा नाम उसके नीचे है, तो जो ऊपर वाला नाम है वो अबव कहलाएगा उसमें, और नीचे वाला नाम है वो बिलो, उसके नीचे है वो उसके बिलो हो जाएगा। जैसे मोहन के, मान लीजिए मोहन के अबव कौन है, तो मोहन के अबव है राम, लेकिन मोहन से बिलो कौन है, इसको मिटा देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए, जो भी आपको नोट करना है वीडियो रोक करके, मैं आगे थोड़ा रब करके कुछ और समझाने वाला हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से आपने मिटा लिया होगा, 1 सेकंड का टाइम दे देते, आप इसको रोक करके नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब अपन समझ रहे हैं, हमने इनटू, इन, आफ्टर, बिफोर, आफ्टर मतलब किसी के बाद में, बिफोर मतलब किसी के पहले, अंडर, ये सब समझ लिया है। अब अपन अबव और बिलो को समझते हैं। अब जैसे मोहन के नाम के अबव किसका नाम है, राम, और मोहन के नाम के बिलो, नीचे, ऊपर, तो श्याम का नाम है वो, सॉरी, मोहन के नाम के नीचे श्याम का नाम है, तो श्याम का नाम उसके बिलो हो गया, और राम का नाम उसके अबव हो गया। अबव का मतलब ऊपर, पर ढका हुआ नहीं, कोई चीज ढका हुआ नहीं है, नीचे पर ढका हुआ नहीं। छत हमारे ऊपर है, वो तो अबव बिलो नहीं आएगा उसमें, छत तो ओवर कहलाती है। जैसे घड़ी, ये घड़ी है, और घड़ी के नीचे ट्यूबलाइट, मतलब घर के अंदर दीवार है, ठीक है, दीवार में यहाँ पे ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट, और ये है क्लॉक, तो द CLOCK क्लॉक इज अबव द ट्यूबलाइट, क्लॉक है वो ट्यूबलाइट के अबव है। दूसरा पॉइंट, द TUBELI लाइट इज बिलो, बिलो द क्लॉक, क्लॉक के बिलो है ट्यूबलाइट, तो ये हो गई बिलो, BELOW, और ये हो गया अबव। तो अबव बिलो में इस तरह से होता है, दीवार पे कोई चीज हो, या इसके ऊपर वेंटिलेशन है, इसके ऊपर कोई छत पे वेंटिलेशन होता है ना, छत पे जाने से, छत से पहले खिड़की होती है ऊपर की, तो इसके अबव है। अगर इस क्लॉक के ऊपर वेंटिलेशन है तो वो वेंटिलेशन अबव हो गया, क्लॉक बिलो हो गई, और क्लॉक से भी बिलो क्या है, ट्यूबलाइट हो गई। तो अबव बिलो का रिलेशन कुछ इस तरीके से होता है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरी साइड में कोई चीज़ यहाँ पे रखी हुई है, टेबल, और टेबल इतनी छोटी तो वो बिलो हो जाएगी, और मैं अबव हो जाऊँगा, तो मैं उससे ऊँचा हूँ। तो अबव बिलो में ये रिलेशन हमको पता रहना चाहिए। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, ताकि मैं अगला कुछ प्रीपोजिशन के बारे में बता पाऊँ। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये सब शॉर्ट में हम बता रहे हैं, इसके डिटेल वीडियो इस पर अवेलेबल है चैनल को, अगर आप उसके अंदर सर्च करेंगे तो आपको जरूर मिल जाएंगे, एक एक टॉपिक के ऊपर सारे वीडियो बने हुए। अब एक और प्रीपोजिशन है थ्रू, THROUGH, थ्रू, थ्रू मतलब किसी जगह से गुजरना, मतलब PASSING, पासिंग थ्रू अ प्लेस, PLACE, पासिंग थ्रू अ प्लेस, किसी जगह से गुजरना। मान लीजिए विंडो है,
एक बच्चा है, विंडो से जोर से बॉल फेंकी, उसने जोर से बॉल फेंकी तो विंडो में से बॉल होती घर के अंदर आ गई। तो विंडो में से बॉल आ गई तो अंकल को गुस्सा आ गया कि बॉल फेंक दी इसने अंदर, कौन बॉल फेंक रहा है बाहर, इस तरह से चिल्लाया। तो बॉल है वो विंडो से होती हुई अंदर आई, या बॉल की जगह पर हो सकता है कोई चिड़िया आ जाए, कोई बर्ड आ जाए। तो कहाँ से आया वो, उसके आने का रास्ता कौन सा रहा, विंडो रहा। तो अपन सेंटेंस लिखेंगे द बॉल या बर्ड केम थ्रू द विंडो। बॉल केम थ्रू द विंडो, बॉल है वो कहाँ से आई, विंडो अर्थात खिड़की में से गुजरती हुई आई। ये एक एग्जाम्पल हो गया। जैसे अपन कभी कभी किसी शहर से गुजरते हुए जाते हैं या जंगल से होकर किसी और जगह जाते हैं तो वहाँ पे भी थ्रू लगेगा। जैसे कि वी वेंट टू मुंबई थ्रू सूरत, सूरत से होते हुए हम मुंबई गए। दे केम थ्रू डेंस फॉरेस्ट, वो घने जंगल से गुजरते हुए आए। या दे केम थ्रू विलेजेस, वे गांव से गुजरते हुए यहाँ पर आए। तो किसी जगह से गुजरते हुए जाना उसको हम थ्रू कहते हैं, किसी में से कोई चीज पार होके चली जाना। थ्रू को एक और शब्द लिखते हैं वाया, वाया। जैसे बस के लिए एक शब्द काम में आता है, जो बस से या ट्रेन से हम गुजरते हैं तो वाया लिखा हुआ है उसमें। बस वेंट टू जयपुर वाया प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। तो वाया मतलब भी थ्रू ही होता है, किसी जगह से होके गुजरना या जाना। तो ये प्रीपोजिशन जो है वो थ्रू हमने समझ लिया है। आप इसको नोट कर लें, फिर मैं आपको बताता हूँ एक्रॉस। तो इसको वीडियो को रोक करके आप जरूर इसको नोट कर सकते हैं। बिल्कुल पेशेंस के साथ पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। एक्रॉस, एक्रॉस का मतलब होता है कोई भी खेत वगैरह है, मान लीजिए खेत है और इसमें से अपन यूँ गुजर के गए, तो ये हो गया ACROSS। एक्रॉस, एक्रॉस का मतलब किसी के बीच में से गुजर के जाना। जैसे ग्राउंड है, मान लीजिए GROUND, ग्राउंड है, या फील्ड है, इसमें से अगर कोई गुजर के जाता है, या रिवर है, नदी, या पॉन्ड है, तालाब है, या लेक है, झील है, झील है, या नदी है, या खेत है, या ग्राउंड है मतलब मैदान है, अगर इनमें से गुजरते हुए हम जा रहे हैं तो वहां पर एक्रॉस शब्द लगेगा। मान लीजिए कोई लड़का तालाब से तैर गया, ही swam ACRO across the river, वो नदी को पार करके आया, नदी को तैर करके आया, क्योंकि उसका फिक्स रूट नहीं है, वो ऐसे बीच में से गुजर के आया। तो नदी की जगह पर यहाँ पर तालाब भी हो सकता है, फील्ड भी हो सकता है। चोर चले गए, चोर भाग गए, कहाँ से भाग गए, खेत से होते हुए भाग गए। तो द थीव एस्केप एक्रॉस द फील्ड, कि चोर है वो खेत से चले गए, द थीव्स
भाग गए। तो थीव फ्लेड या एस्केप्ड, ESCAPED, एस्केप्ड मतलब कि भाग जाना होता है। एस्केप्ड ACRO अक्रॉस द फील्ड्स, चोर है वो खेतों से होते हुए भाग गए। तो ये एक एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल हो गया। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2। तो यू कैन नोट इट ऑल्सो, आप इसको नोट कर सकते हो। और एक्रॉस को मैंने अंडरलाइन कर रखा है, इसका मतलब भी मैंने बता रखा है, क्योंकि ये एक वीडियो है इसलिए आप इसको रोक करके पिछला क्या था वो भी सुन सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। तो इसको नोट करें ध्यान से, फिर कुछ और होगा तो इसमें और बताने की कोशिश की जाएगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रीपोजिशन जो हमारे हैं वो है अलोंग, मतलब इसका अर्थ होता है किनारे किनारे, या साथ में भी होता है। कीप दिस एप्पल अलोंग, ये एप्पल अपने साथ में रख दो। या ही वी कैन, ही वॉक ALONG along the road, वह रोड के किनारे किनारे चलता है तो एलोंग शब्द आएगा। एलोंग, एलोंग का मतलब होता है किनारे किनारे साथ में। या ऐसा हो सकता है कीप दिस एप्पल अलोंग, ये एप्पल अपने साथ में रख लो। बिटवीन का मतलब होता है बीच में, दो के बीच में, तो बिटवीन। जैसे कि एक बॉल है और ये दो बॉक्स के बीच में पड़ी हुई है, तो हम बोलेंगे द बॉल इज बिटवीन टू बॉक्सेस। बॉल इज बिटवीन टू बॉक्सेस, बॉल है वो दो बॉक्सेस के बीच में पड़ी हुई है, तो यहाँ पे बिटवीन है वो दो के बीच में कोई वस्तु हो तो बिटवीन रहता है। लेकिन मान लीजिए बॉल है लेकिन एक से ज़्यादा बॉक्स हैं उसके बीच में पड़ी हुई है, तो अपन लिखेंगे द बॉल इज अमंग बॉक्सेस। अब इसमें बॉक्सेस कितने हैं ये नहीं पता है। बॉल इज अमंग द बॉक्सेस, अमंग यहाँ पर बॉक्स की संख्या पता नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं इसमें ये लिख रहे हैं। नेक्स्ट है टुवर्ड्स, किसी की तरफ जाना। किसी की तरफ कोई जा रहा है तो क्या होगा, किसी की तरफ कोई जा, अब देखते हैं टुवर्ड्स। टुवर्ड्स का मतलब होता है कि हम अगर किसी चीज की तरफ जा रहे हैं, किसी की तरफ जा रहे हैं, जैसे किसी बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, वास्तव में उसमें किसी काम से नहीं जा रहे, बस उसकी तरफ जा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं टुवर्ड्स। जैसे वो सिनेमा हॉल की तरफ जा रहे थे, जैसे कोई दो लड़के हैं, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है बस ऐसे ही समझ लेना, और ये कोई थिएटर है, कोई बिल्डिंग है, दो लड़के इसकी तरफ चल के जा रहे हैं, तो सेंटेंस बनेगा दे वर गोइंग टुवर्ड्स सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल, वह सिनेमा हॉल की तरफ जा रहे थे। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपके टुवर्ड्स का। अब जैसे कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो कुछ कुछ चीज़ों के पहले फिक्स लगते हैं, जैसे कि संडे, कोई भी डे हो, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, सभी डेज के आगे हमेशा ऑन ही लगता है। ये फ्रीक्वेंटली परीक्षाओं में एरर फाइंडिंग में भी देते हैं ये चीज़ें, उसके अलावा कॉम्पिटिशन एग्जाम्स जिनके होते हैं उसके अंदर भी फिलअप करने के लिए देते हैं, तो हमको याद रखना है। और कोई भी मंथ होते हैं, ये तो डेज हो गए,
डेज। अगर कोई भी मंथ होते हैं, मंथ का मतलब सारे महीने, संडे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, उसके आगे हमेशा इन ही लगेगा। वैसे ही ईयर, कोई भी सन होता है, सन या ईयर, ऑलवेज यूज इन बिफोर दैट, उसके पहले हमेशा इन ही लगेगा, वो किसी भी टेंस में। नेक्स्ट नाइट, रात के लिए हमेशा एट लगता है। उसके अलावा एक और शब्द है होम, जहां पर अगर आपको कभी होम दिख जाए, HOM, होम मतलब अपना घर, उसके आगे भी एट लगेगा, एट होम। बाय, यात्रा के साधन, यात्रा के साधन, साधन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे बाय एयर मतलब एरोप्लेन से आया, या बाय एरोप्लेन, बाय एयर, एक ही बात है। बाय ट्रेन, बाय बस, बाय वाटर या बाय शिप, एक ही बात है। तो यहाँ पे हमेशा बाय लगेगा, फिक्स है। तो ये जो बेसिक प्रीपोजिशंस हमको सीखने चाहिए थे, वो मैंने आपको इसमें बताने की कोशिश की है। इसके अलावा प्रीपोजिशंस कुछ और भी हो सकते हैं, तो वो और प्रीपोजिशंस किसी को और ज़्यादा से डिटेल से पढ़ना हो तो प्रीपोजिशन का जो चैप्टर है वो इसमें पढ़ा रखा है हमने जो भी चैनल पे, तो वहाँ से आप चैनल खोलकर स्पेशली प्रीपोजिशन का ही अलग से चैप्टर है, उसको भी पढ़ सकते हो। उसमें और भी डिटेल में इसको समझाया हुआ है, लेकिन इसमें पढ़ने से भी आपके जो बेसिक कंसेप्ट होंगे वो बहुत सी चीज़ों को क्लियर हो ही गए होंगे। ठीक है, तो अब हम जो ये टॉपिक अभी अपन ने किया है, अब इससे अब अगले टॉपिक के पास जाने की कोशिश करेंगे। आप एक बार वीडियो रोक करके सारा चीज़ नोट कर लें। अगला टॉपिक हमारा होगा कंजक्शन। अब देखते हैं हम कंजक्शंस क्या हैं। अब कंजक्शंस के लिए मैं आपको थोड़ा बहुत से हैं इसलिए थोड़ा बुक से बता देता हूँ। एंड, ऐसे वर्ड्स जो जोड़ने के लिए काम में आते हैं। एंड जो इक्वल सेंटेंस को जोड़ने के लिए काम में आते हैं, जैसे गो टू मार्केट एंड ब्रिंग सम फ्रूट्स फॉर मी, बाजार जाओ और मेरे लिए कुछ फ्रूट्स लाओ। बट ये अपोजिट सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए काम में आते हैं। यू आर इंटेलिजेंट बट नॉट हार्ड वर्किंग, तुम इंटेलिजेंट तो हो लेकिन हार्ड वर्किंग नहीं हो। तो ये कंजक्शन से दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए काम में आते हैं। और अदरवाइज एल्स, ये जो सेंटेंस है और अदरवाइज एल्स, इसका मतलब होता है या अन्यथा नहीं तो। ये शर्तवाचक है, जैसे कि टेक मेडिसिन, दवाई लो, और यू विल रिमेन सिक, नहीं तो तुम बीमार ही रहोगे। नाइदर का अर्थ होता है दोनों में से कोई नहीं। नाइदर ऑफ टू गर्ल्स इज फ्रॉड, दोनों में से कोई भी लड़की फ्रॉड नहीं है। नाइदर नॉर का मतलब होता है न तो ये न ही वो। नाइदर जॉन नॉर टॉम इज ओबीडियंट, न तो जॉन ओबीडियंट लड़का है न ही टॉम ओबीडियंट है, मतलब आज्ञाकारी। आइदर, दोनों में से कोई एक। आइदर ऑफ द टू गर्ल्स इज फ्रॉड, दोनों में से एक लड़की फ्रॉड है। आइदर और का मतलब है तो या तो ये या वो, मतलब दोनों में से एक। आइदर नीलेश और प्रकाश विल कम विथ मी, या तो नीलेश आएगा मेरे साथ में या प्रकाश आएगा। वेयर एज और वाइल, वेयर एज और वाइल का मतलब होता है जबकि। हरीश में बी अबाउट 48, हरीश तो लगभग 48 साल का लगता है। वेयर एज हिज वाइफ लुक लाइक अबाउट 20, जबकि उसकी पत्नी है वो तो 20 साल के आसपास की लगती है। आल्दो का मतलब होता है हालांकि, और जो इसका एग्जाम्पल है आल्दो शी वॉज बिजी, हालांकि वह बिजी है। शी हेल्पड मी, फिर भी उसने मेरी मदद की। नॉट ओनली बट आल्सो, न केवल ये बल्कि वो भी। हैरी प्लेज नॉट ओनली क्रिकेट बट आल्सो हॉकी, हैरी क्रिकेट ही नहीं खेलता है बल्कि हॉकी भी खेलता है। और एज वेल एज का मतलब होता है किसी की तरह। राज एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू अमेरिका, राज अपने दोस्तों की तरह अमेरिका जा रहा है। और स्टिल, नेवरदलेस और यट, इसका मतलब होता है फिर भी। जेनिफर इज रिच, शी इज, जेनिफर इज रिच, स्टिल शी इज माइजर, जेनिफर धनवान है फिर भी वह माइजर अर्थात कंजूस है। इफ प्रोवाइडेड सपोजिंग, इसका अर्थ यदि होता है। इफ यू आर ईगर टू लर्न, अगर आप सीखने के इच्छुक हैं। आई कैन टीच यू, मैं तुमको पढ़ा सकता हूँ। और उसके साथ नीचे एक और दे रखा है अनलेस, ये अनलेस नेगेटिव मीनिंग होता है इसका, अगर नहीं तो। इफ को अगर, इफ के साथ अगर अपन नॉट जोड़ दें तो अनलेस बन जाता है।
अब इसका मीनिंग मैं बोल के बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। आई कैन नॉट टीच यू अनलेस यू आर, मैं तुमको नहीं पढ़ा सकता हूँ जब तक कि तुम नहीं हो। क्या नहीं हो? तो देखिए इसके अंदर क्या नहीं है। ये ग्रामर ज्ञान जो है वो अपना ही बनाया हुआ कोर्स है। इसी कोर्स से हमने कई सारे बच्चों को ट्रेन किया है और इसके साथ ही आप भी इसके साथ ट्रेंड हो रहे हो। तो ये बहुत बड़ा कोर्स है और बहुत ही बच्चों पे टेस्टेड है, बहुत ही स्टूडेंट्स पे टेस्टेड है, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। इसलिए हम इसको ज़्यादातर लोगों को पढ़ाने के लिए हेल्प में लेते हैं, काम में लेते हैं। तो अनलेस यू कीन टू लर्न, जब तक तुम पढ़ने के इंटरेस्टेड नहीं होगे मैं तुमको नहीं बताऊंगा। सो और देयरफॉर मिस्टर हिल्टन इज़ ब्रिलियंट सो ही कैन गेट गुड मार्क्स, मिस्टर हिल्टन जो है वह ब्रिलियंट है इसलिए वह अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। बिकॉज, फॉर, एज और सिंस, इसका मतलब होता है क्योंकि। एस्टेला कैन गेट गुड मार्क्स बिकॉज शी इज़ ब्रिलियंट, एस्टेला अच्छे नंबर ला सकती है क्योंकि वह ब्रिलियंट है। एज इफ, जैसे कि। रिचा स्पेंट मनी एज इफ शी वर रिच, रिचा ऐसे पैसे खर्च करती है जैसे कि वो धनवान हो। हाउएवर का मतलब होता है फिर भी, लेकिन। जिबिन इज रिच, जिबिन धनवान है। हाउएवर ही इज नॉट कंटेंटेड, फिर भी वह संतुष्ट नहीं है। टू का मतलब होता है भी। हितेश इज अ पेंटर एंड अ टीचर टू, हितेश एक पेंटर भी है और एक टीचर भी है। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही। एज सुन एज ही कैम, जैसे ही वह आया, आई अटैक्ड हिम, मैंने उसके ऊपर हमला कर दिया। सच दैट, ऐसा कि। ही इज सच अ नाइस गाई दैट एवरीबडी लव्स हिम, वह इतना अच्छा व्यक्ति है कि हर कोई उसे प्यार करता है। ओनली का मतलब बट होता है। आई वुड गो, मैं जाऊंगा। ओनली आई फील इल, अगर मैं, किंतु मैं बीमार हूँ, अगर मैं नहीं आएगा। आई वुड गो, मैं जाऊंगा। ओनली आई फील इल, लेकिन मैं बीमार हूँ। नो सूनर देन का मतलब होता है अभी तो ये हुआ भी नहीं था कि वो हो गया। नो सूनर डिड आई एंटर माई रूम, मैं अपने कमरे में प्रवेश किया भी नहीं था। देन समवन हिट मी, कि किसी ने मुझे चोट पहुंचा दी। एज और सो, एज यू सो शैल यू रीप, जैसा तुम बोओगे वैसा ही पाओगे। माई फादर केम, अब अगला है एज का मतलब होता है उस समय या जिस समय। माई फादर केम एज आई वॉज वॉचिंग टीवी, जिस समय मैं टीवी देख रहा था उस समय मेरे फादर आए। एक और है लेस्ट, लेस्ट का मतलब होता है नहीं तो, कदाचित, ऐसा न हो कि। और ये सेंटेंस अक्सर शुड के साथ आता है और परीक्षाओं में जो मॉडल आते हैं उसके साथ अंदर भी एक क्वेश्चन आता है और कंजक्शन वाले में भी एक क्वेश्चन आता है। इसलिए इस एग्जाम्पल को याद रख लें कि शुड अगर कहीं आता है और अगर आपको कंजक्शन भरना है तो लेस्ट भरें, और लेस्ट कहीं पे दे रखा है और मॉडल भरना है तो हमेशा शुड ही भरें। तो एग्जाम्पल ध्यान से देखना। आई डिड एक्सरसाइज, मैंने एक्सरसाइज की। लेस्ट आई शुड फॉल सिक, नहीं तो मैं बीमार पड़ जाता। अब है लास्ट वाला एग्जाम्पल। इवन इफ, चाहे, कई बार हम नहीं बोलते चाहे जो भी हो जाए मैं तो ये करके ही रहूंगा, इस तरीके वाले सेंटेंस में। आई वॉन्ट, ही वॉन्ट अटर अ वर्ड इवन इफ यू किल हिम, वह एक शब्द भी नहीं बोलेगा चाहे तुम इसे मार डालो। ऑल्दो और यट, हालांकि फिर भी। ऑल्दो ही इज रिच, हालांकि वह धनवान है। यट ही इज नॉट कंटेंटेड, फिर भी वह संतुष्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स ये थे जो हमारे कंजक्शंस। इसकी कुछ एक्सरसाइज भी आपके सामने है, इसको रोक करके करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। मैं आपको पूरा ये कंजक्शंस का जो क्वेश्चन है वो एक एक करके आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, क्योंकि इतना सारा लिखने से ज़्यादा इसको आपको दिखा देने में ज़्यादा बेनिफिट है, ताकि इसको आप नोट करके प्रैक्टिस कर पाएँ। तो फ्रेंड्स कंजक्शंस यहाँ पे फिनिश होते हैं। फ्रेंड्स जिस तरीके से हमने कंजक्शन को फिनिश किया उसी तरीके से हम इंटरजेक्शन को भी एक बार अच्छे से समझ लेते हैं क्या है। इंटरजेक्शन विस्मय आदि बोधक शब्द होते हैं। अभिवादन खुशी, दुख, आश्चर्य, उत्साह आदि बताने के लिए काम में आते हैं। आह, यह दुख बताने के लिए लिए जाने वाला वर्ड है या इंटरजेक्शन है एक तरह से। नेक्स्ट इंटरजेक्शन है अलास, यह भी दुख बताने के लिए काम में आता है। ब्राव, अगर कोई भी अच्छा काम किया हो तो खुशी बताने के लिए यही वर्ड या प्रशंसा करने के लिए ये शब्द काम में लिया जाता है। गी गॉश, ये आश्चर्य और उमंग और उत्साह को बताने के लिए काम में लिया जाता है। हेलो, यह अभिवादन या ग्रीटिंग करने के लिए काम में आता है। ज़्यादातर हम ग्रीटिंग के लिए हेलो शब्द बोलते हैं। हाय, ये भी फ्रेंड्स को ग्रीटिंग करने के लिए काम में आता है। हुर्रा या हुर्रे, कभी जीत जाते तो हुर्रे हुर्रे इस तरह के वर्ड बोलते हैं, तो ये भी एक तरह का इंटरजेक्शन है। ओह, हे, अरे आदि के भाव बताने के लिए काम में लेते हैं। ओह ये, ओह, आश्चर्य और आनंद और निराशा बताने के लिए काम में लिया जाने वाला शब्द है। उप्स, यह किसी गलती पे पश्चाताप करने के लिए किया जाने वाला
यूज़ में लिया जाने वाला वर्ड है, ये एक तरह का इंटरजेक्शन है। आउच, किसी तरह की तकलीफ होने पर आउच लगाते हैं, आउच करके शब्द का उपयोग किया जाता है, ऑटोमेटिक ये शब्द मुंह से निकल जाता है। वाव, आश्चर्य और प्रशंसा किस लिए बोलने वाला वर्ड है। फाई, ग्लानि, कोई चीज़ में नुकसान हो गया हो उसको शो करने के लिए काम में लेते हैं वर्ड। तो फ्रेंड्स, स्क्रीन को रोककर इन वर्ड्स को आप नोट करने की भी कोशिश करेंगे, मैं आपको बोल करके इनका मीनिंग भी समझा देता हूँ। अलास, माई मदर इज़ नो मोर, मेरी माँ अब नहीं रही। ब्राव, अ गुड हिट, बहुत अच्छा हिट लगाया। हेलो, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। हाय स्मिता, हुर्रा, वी हैव सिलेक्टेड, वी हैव बीन सिलेक्टेड, हम सिलेक्ट हो गए। ओ माई गॉड, ओह व्हाट अ गाय, ओह कैसा लड़का है। उप्स, आई हैव डन इट अगेन, कि मैंने ये गलती दोबारा कर दी। वाओ, व्हाट अ चार्मिंग बेबी, कितना अच्छा लड़का है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच जो भी हमने पहले वाले वीडियो में बताया, अभी बताए। तो कम से कम 8 पार्ट ऑफ स्पीच को हमने शॉर्ट में सिखा दिया है, डिटेल में तो आपके अवेलेबल है पहले से ही। ओके, ये फिनिश होता है ये वाला हिस्सा। तो फ्रेंड्स, आपके सामने अभी हमने नाउन से लगा करके जो इंटरजेक्शन है वहाँ तक के जो क्वेश्चंस हैं वो करवाए हैं। ये जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, ये सारे मैंने आपको अभी इसके पहले पढ़ाए हैं। अब उनसे रिलेटेड कोई छोटी मोटी गलतियाँ, एरर फाइंडिंग बनाकर हमने एक टॉपिक बनाया है, एनसर्कल द रॉन्ग एंड करेक्ट देम। ये गलत जो वर्ड है, हर लाइन में एक वर्ड गलत है, वो गलती नाउन से रिलेटेड, प्रोनाउन से रिलेटेड, एडजेक्टिव से रिलेटेड, वर्ब या एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, किसी से रिलेटेड भी गलती हो सकती है। तो हमको वो गलती पहचाननी है, उसके ऊपर बोला लगाना है और सही उत्तर लिखना है। ये काम हम अभी करते हैं। तो इससे हमको, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में भी आते हैं, एरर फाइंडिंग के, और जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं बहुत अच्छे बड़े लेवल के, उसके अंदर भी आते हैं। तो हमको हर तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम एरर फाइंडिंग करते हैं कि गलत जो भी इसमें सेंटेंस है उसको सही करने की कोशिश करते हैं। और आपने इन टॉपिक्स को भी ध्यान से पढ़ा होगा या आपको भी पहले से आता हो, तो एक बार मैं आपको टाइम देता हूँ 1 मिनट का, आप इसको नोट करके खुद एरर फाइंडिंग कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको आपका खुद का भी कितना नॉलेज है वो इवेल्यूएशन हो पाएगा। तो 1 मिनट के लिए आप इसको नोट कर लीजिए रोक करके, उसके बाद करते हैं अपन इसको। तो ठीक है, एनसर्कल द रॉन्ग एंड करेक्ट देम, गलत शब्दों को सर्कल कीजिए और उसको सही करके लिखिए। माय फ्रेंड, माय फ्रेंड्स है ना, ये फ्रेंड्स है, इसको मैं सही कर रहा हूँ पहले। माय फ्रेंड्स इज, माय फ्रेंड्स नेम, माय फ्रेंड्स नेम इज राज, मेरे दोस्त का नाम राज है। तो मैंने आपको प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन सब सिखाए थे। यहाँ पर राज एक नाम है, नाम का पहला अक्षर कैपिटल होता है, इसलिए ये कैसे लिखा जाएगा, RAJ, राज, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो करेक्शन इसका ये रहेगा। शी इज एन इंटेलिजेंट बॉय, अब यहाँ पर जब बॉय है तो शी कैसे हो सकता है, वो यहाँ पर क्या आएगा, ही आएगा। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय। अब ये प्रोनाउन से रिलेटेड मिस्टेक है, इसमें किस तरह की मिस्टेक थी, हम इस करेक्शन को साथ में लिखते भी जाएंगे। गलती किससे रिलेटेड थी, इसमें नाउन की गलती थी, प्रॉपर नाउन की, वो हमने सुधार कर लिया। इसमें किस तरह की गलती थी, तो इसमें प्रोनाउन, प्रोनाउन से रिलेटेड गलती इस वाक्य में थी, जो हमने करेक्शन कर लिया है। दिस बाइक इज ब्लैक, ये बाइक ब्लैक है। जब बाइक एक है तो दिस लिखने की क्या जरूरत है, बाइक जब एक है तो THIS दिस आएगा। और ये गलती किस तरह की है, ये है एडजेक्टिव की, ADJECTI, एडजेक्टिव, यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। यह बाइक, पास में कोई एक बाइक है उसको बताने, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो तो पास में कोई एक बाइक है, तो बाइक एक है तो THEC दिस नहीं आएगा, THIS दिस आएगा। एडजेक्टिव रिलेटेड गलती इसके अंदर। दे गेव आई अ बुक, उन्होंने मुझे एक किताब दी, तो जब दे गेव मी अ बुक आएगा, यहाँ पर आई नहीं आकर के क्या आएगा, मी। दे गेव मी, क्योंकि आई कभी पीछे नहीं आता है, आई की जगह मी आता है। यहाँ पे अगर शुरू में होता तो आई लिख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट में हमेशा मी आएगा और सब्जेक्ट में आई आता है। तो दे गेव मी हो सकता है, लेकिन दे गेव आई, दे गेव ही, दे गेव शी, दे गेव दे,
दे गेव, इस तरह के वर्ड में आएगा। दे गेव मी, दे गेव हिम, दे गेव हर, दे गेव यू, इस तरीके के वर्ड आ सकते हैं। दे गेव आई, ये नहीं आएगा, ये ऑब्जेक्ट की जगह है और ऑब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म अर्थात मी लिखा जाएगा, आई नहीं आएगा। तो ये गलती किससे रिलेटेड हो गई? ये प्रोनाउन की गलती हो गई इसमें, PRONOUN, प्रोनाउन रिलेटेड मिस्टेक इसके अंदर थी। द अर्थ मूव अराउंड द सन, धरती है वो सूरज के चारों तरफ घूमती है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर एक बहुत ही शानदार मिस्टेक है, मूव शब्द गलत है यहाँ पे मूव ना होकर MOVES मूव्स आएगा, पीछे एस लगेगा। तो इसमें जो गलती है वो वर्ब से रिलेटेड है, इसमें वर्ब की जो फॉर्म है वो गलत दे रखी। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का एग्जांपल है, जो रेगुलर ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है, यूनिवर्सल फैक्ट है, और सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर वर्ब एस लगता है, जबकि इसमें नहीं लगाया हुआ है। तो इसमें वर्ब से संबंधित गलती है, वर्ब गलत लगा रखी है, वर्ब की जो फॉर्म है उसमें गलत लगा रखी है, इसलिए हमने इस वर्ब की फॉर्म को सही कर दिया। मूव की जगह पर मूव्स रहेगा, और बहुत पॉपुलर सेंटेंस है, परीक्षाओं में बार बार आता है, तो वर्ब की गलती इसमें है। तो देखो फ्रेंड्स, हम इस तरह की एक्सरसाइज मैंने बनाई है जिसमें आपको सब तरह की गलतियां ढूंढने मिल रही है। यहाँ पर नाउन की गलती हो गई, यहाँ पे प्रोनाउन की गलती हो गई, यहाँ पर एडजेक्टिव की गलती करके बता दी, यहाँ पे जो एरर है वो प्रोनाउन से रिलेटेड है, यहाँ पर जो एरर है वो वर्ब से रिलेटेड है। आगे भी देखते हैं। दिस बॉल इज बिटवीन 3 बॉक्सेस, भाई बॉक्स कितने हैं? 3 हैं, 1 2 3, और बॉल उन बॉक्सेस के बीच में पड़ी है। तो भाई मैंने आपको एक रूल बताया था कि 2 के बीच में कोई चीज हो तो बिटवीन लगते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा के बीच में कोई चीज हो तो बिटवीन नहीं लगा सकते, वहां पे आएगा अमंग, AMONG, अमंग। तो दिस बॉल इज अमंग 3 बॉक्सेस, ये बॉल है वो 3 बॉक्सेस के बीच में है। और ये गलती किस प्रकार की हुई है? इसमें किस तरह की एरर है? इसमें है प्रीपोजिशन की एरर, PREPOSITIO, प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशन से संबंधित गलती इस सेंटेंस में है। राम इज इंटेलिजेंट बट हार्ड वर्किंग, राम होशियार है लेकिन हार्ड वर्किंग है। तो भाई ये कौन सा सेंटेंस हो गया? जो होशियार होता है वो हार्ड वर्किंग नहीं होता है ज़्यादातर। तो इसमें कोई 2 सेंटेंस में अगर कोई 2 सेंटेंस या 2 आइडियाज में अगर कोई कॉन्ट्रास्ट है, एक में पॉजिटिव बात है एक में नेगेटिव बात है, तो बीच में बट लगता है। 2 बातें एक जैसी हों, फेवरेबल हों, उस कंडीशन में बट नहीं लग करके एंड लगता है। जैसे राम इंटेलिजेंट है और हार्ड वर्किंग भी है, राम इंटेलिजेंट भी है और काम भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, उस कंडीशन में आपको बट लगाने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर एंड आएगा। तो यहाँ पर गलती जो हुई वो है एंड आएगा यहाँ पे, AND। और ये किस तरह की गलती है? तो इसमें कंजक्शन की गलती है, CONJUNCTION। ये कंजक्शन का उपयोग गलत ढंग से हुआ, यहाँ पर बट की जगह एंड आना चाहिए था। राम होशियार है लेकिन हार्ड वर्किंग है, ऐसा नहीं आएगा। राम होशियार है और हार्ड वर्किंग है, राम होशियार है और हार्ड वर्क करता है, क्योंकि होशियार बच्चे हार्ड वर्क ही करते हैं, वहाँ पे किंतु लेकिन ये सब लगाने की जरूरत नहीं है। राम के भाई की बात करते हैं। राम्स ब्रदर इज इंटेलिजेंट एंड नॉट हार्ड वर्किंग, राम का भाई होशियार है लेकिन वो हार्ड वर्क नहीं करता है। हाँ, यहाँ पर वो बात जो ऊपर वाले सेंटेंस में थी वो यहाँ लागू होती है, यहाँ पे एंड नहीं आएगा, यहाँ पे बट है। तो सेम चीज की यहाँ पे गलत कंजक्शन लगाया था, तो यहाँ पर भी कंजक्शन से रिलेटेड ही मिस्टेक थी। तो हमने कर दिया राम्स ब्रदर इज इंटेलिजेंट, राम का भाई होशियार है बट नॉट हार्ड वर्किंग, लेकिन हार्ड वर्क नहीं करता है। यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट हो गया, इंटेलिजेंट आदमी हार्ड वर्क करता है लेकिन यहाँ पर इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग नहीं है, ये स्थिति आ गई, इसलिए हमने बट लगाया। वाओ माय अंकल इज नो मोर, कितनी खुशी की बात है, मेरे अंकल जी मर गए, कितना आश्चर्य की बात है, मेरे अंकल जी मर गए। तो यहाँ पर वाओ न लगा करके यहाँ पे ये खुशी व्यक्त करने वाला है, वंडर व्यक्त करने वाला शब्द है, ये शब्द न लगा करके हम यहाँ पे लगाएंगे अलास, ALAS। अलास का मतलब होता है, यहाँ लिख देते हैं ALAS, अलास का मतलब दुख शो करने का शब्द है। वाओ न लगा करके अलास शब्द का उपयोग करेंगे। और ये गलती किससे संबंधित हो गई? इंटरजेक्शन, जो हमने ये बताया इंटरजेक्शन, जिसमें यानी बोधक इसका अर्थ होता है विस्मय या दी बो ध क, इसमें यानी बोधक शब्द जो ये निशान लगता है, इस संबंधित गलती है। कंजक्शन में वाक्य जोड़ने वाले शब्द होते हैं, प्रीपोजिशन में किसी शब्द के पहले लिखने वाले शब्द होते हैं या 2 शब्दों को जोड़ते हैं, शब्दों में रिलेशन बनाते हैं। प्रीपोजिशन किसको बोलते हैं? शब्दों में
संबंध बताना, संबंध बताने वाले शब्द। और कंजक्शन जोड़ने वाले शब्द हैं। जोड़ते किसको हैं ये? या तो ये शब्द को जोड़ते हैं या किसको जोड़ते हैं? वाक्य को। या तो वर्ड सेंटेंस को जोड़ेंगे या वर्ड्स को जोड़ेंगे, ये कंजक्शन कहलाते हैं। प्रीपोजिशन बताती है कि शब्दों के अंदर या कोई भी दो चीज़ों में रिलेशन बताते हैं। एडवर्ब है वो वर्ब की विशेषता बताती है, काम कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कितनी बार हो रहा है। वर्ब मतलब वर्ब, कुछ भी काम हम कर रहे हैं उसको वर्ब कहते हैं। तो सारी चीज़ें हमको ध्यान रखनी चाहिए, तभी हम इसको इजीली कर सकते हैं। एडजेक्टिव मतलब कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ कैसी है, काला है, एक है, दो है, गोरा है, अच्छा है, बुरा है, गुड, बैड, इंटेलिजेंट, एंग्री, पावरफुल, वीक, फुल, ये सब शब्द एडजेक्टिव है। प्रोनाउन मैंने आपको बता दी और नाउन भी आपको मैंने इसके पहले एपिसोड में बताए। तो फ्रेंड्स ये थी एरर फाइंडिंग्स की गलतियां ढूंढ करके इसको सही करनी है। आप इसको रोकें और नोट करें, आपको काफ़ी इसके लिए टाइम मिलेगा। तो फ्रेंड्स आपने अगर इसको रोका होगा तो आराम से नोट कर लिया होगा कि क्या हम एरर फाइंडिंग में क्या किया है, किस तरह की गलती है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपकी बुक्स वगैरह में या एक्सरसाइज में आपको और भी अवेलेबल करवाएंगे, और जहाँ पर आपके पास अवेलेबल हो वहाँ से आप लोग भी करें। साथ में एक चीज़ और याद रखने की है कि हमने अभी पार्ट ऑफ स्पीच का जो भी 8 टॉपिक थे उसका बेसिक और शॉर्ट बनाकर आपको प्रैक्टिस करा दिया है। अब एक और हम इसका वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर ये चीज़ों को भी शॉर्ट में कराने की कोशिश करेंगे, ताकि आप एक बार, कई बार आपको ऐसा लगे कि हमको बहुत फटाफट प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है। रिवीजन एट ए ग्लैंस, एक नज़र से रिवीजन कर देना है, कम टाइम में रिवीजन कर देना है। ऐसी कंडीशन में आपको ये वाला वीडियो हेल्प करेगा। तो अब एक और वीडियो इसके बाद हम बनाएंगे, जो हो सकता है अलग वीडियो के रूप में मिले आपको। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इस कारण से हमको ऐसा करना पड़ता है। तो उसके अंदर, इसके अंदर से जितने टॉपिक हो सकें उनको करने की कोशिश करेंगे। कम से कम 1 घंटे का वीडियो ऐसा रहेगा जिसमें इसको आपको इन टॉपिक को कंप्लीट कराने की कोशिश की जाएगी। अगर हो सकता है इसके 2 वीडियो बने तो हम 2 भी बनाएंगे, लेकिन आपके लिए ये ज़्यादा जरूरी है कि पहले आप इसके जो बड़े वीडियो हैं वो एक बार देख लो, और जब आपको बार बार रिवाइज करने की कोशिश पड़े या टाइम कम हो, उस कंडीशन में आप ये जो कंबाइंड वीडियो बनाएंगे इस चीज़ का, उसको भी पढ़ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आज तक के लिए इतना हमारे लिए काफ़ी है। इसके बाद जो वीडियो बनाएंगे वो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको बेल आइकन प्रेस करें, जिसके कारण से आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और जो भी वीडियो आप इसको देख पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।